करेंगे और फिर उसके बाद जो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हुआ है उसको जो है हम लोग चेंज करेंगे, है ना। तो जिससे उस पूरे मेथड को बोला जाता है कॉकरॉन ऑर्कुट मेथड। लेकिन इस मेथड की एक लिमिटेशन ये थी बच्चों कि इसमें एक ऑब्जर्वेशन आपकी चली जा रही थी, खत्म हो जा रही थी ना। सैंपल, जैसे सैंपल अगर n है तो एक एक सैंपल पॉइंट्स खत्म हो जा रहा था बिकॉज ऑफ दिस मेथड। तो इस मेथड, इस कमी को दूर करने के लिए प्रेस विंस्टन साहब ने नया मेथड लाया। तो उन्होंने क्या किया कि बाकी सारे सैंपल पॉइंट्स को वैसे ही रहने दिया जैसे कॉकरॉन ऑर्कुट साहब ने लिया, बस एक जो खो रहा है, जो लॉस हो रहा है, उसको नए तरीके से बनाया। ठीक है, अभी पूरा डिटेल में बताएंगे तो समझोगे। और एक चीज और है, ये जो दोनों मेथड है ना बेटा, इन दोनों मेथड को आइटरेटिव प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, ये आइटरेटिव प्रोसीजर है, ये आइटरेटिव मेथड। आइटरेटिव मेथड का मतलब ये है कि हमारे पास बेटा जो अननोन वैल्यू है वो क्या है, ऑटो कोरिलेशन है ना। उसी को हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे यूजिंग ओएलएस टेक्निक। तो एक बार एस्टिमेट नहीं करेंगे, 5-6 बार रन कराएंगे, फिर देखेंगे कि ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू कहां क्या आ रही है बार बार, है ना। तो जैसे ऐसा है कि जब आप किसी चीज को बार बार आइटरेट कराते हो तो जहां जो उसकी एकदम क्लोजेस्ट वैल्यू होती है उसी पे वो कन्वर्ज करती है ना। ये आप लोग शायद पढ़े होंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें बार बार आइटरेट जब करते हो आप तो देखते हो कि जो एक्स की रूट निकलती है वो कहां पे जाके टिकती है, जो उसका रूट होता है एकदम उसके पास चली जाती है जितनी बार आप इटरेट कराते हो, है ना। अब देखो ये प्रोग्रामिंग की बात है, अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह पढ़ा होगा ना, रूट निकालने का आप लोगों ने मेथड पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या फिर और कोई न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़े हैं आप लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में, बताइए। न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़े होंगे ना बच्चों। थम्स अप हम सब दे दिया करो यार, है ना। थम्स अप देने में ताकत थोड़ी लग रही है, आप दे दिया करो। तो न्यूटन रैप्सन मेथड क्या है, एक इटरेटिव प्रोसीजर है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है, बार बार आप क्या करते हो, वैल्यूज रखते जाते हो अलग अलग, और फिर वो क्या करता है, जो रूट रो एग्जैक्ट रूट होता है, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 के करीब चली जाती है, जितनी बार आप इटरेट कराते जाओगे उसके पास रूट की वैल्यू चलती चली जाएगी, है ना, यही तो होता है। तो ये जो दोनों मेथड है बेटा, कॉकरॉन ऑर्कुट मेथड और पेरिस विंस्टन मेथड, इसमें ने ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू आइटरेटिव मेथड से 3-4 बार रन करा करके जो रो की वैल्यू एस्टिमेट होगी दैट विल बी द फाइनल वैल्यू। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना अपना जो पैरामीटर है उसको एस्टिमेट करेंगे। पहले तो इतना समझ रहे हो हाँ बेटा इतना समझ रहे हो, अभी पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में, पहले अभी इतना बैकग्राउंड नॉलेज समझ रहे हो। अब देखो फीजिबल, FGLS का मतलब होता है फीजिबल जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो आप लोग जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑलरेडी जानते हो, है ना। ये किसमें यूज होता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, ठीक है। और सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी यूज होगा, है ना। अगर आप उसी को मैट्रिक्स में फॉर्म में चेंज कर दो तो उसमें भी यूज होगा, है ना। तो जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर में इसको फिजिबल क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें एक पैरामीटर और है ऑटो कोरिलेशन, वो अननोन है। तो पहले क्या किया जाएगा, उसको किया जाएगा एस्टिमेट। एस्टिमेट जब करोगे तो जो आप मैट्रिक्स एज्यूम किए हो ना, तो वो मैट्रिक्स में आपकी दो अननोन वैल्यूज हैं, एक तो सिग्मा स्क्वायर और एक रो की वैल्यू। तो जब रो की वैल्यू एस्टिमेट हो जाएगी तो केवल सिग्मा स्क्वायर बचेगा, है ना बेटा, केवल सिग्मा स्क्वायर बचेगा, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर जीएलएस लगाओगे। तो ये जो एक बारी आप ऑटो कोरिलेशन एस्टिमेट कर रहे हो, फिर उसके बाद आप जीएलएस लगा रहे हो, इन दोनों को मिक्सचर करके इसलिए इसको बोला गया फिजिबल जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, समझ गए, बताइए। ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं ना उस पर ध्यान दीजिएगा, फिर जब मैं पूरा प्रोसीजर कराऊंगा तो फिर अपने आप रिकॉल होता रहेगा, है ना, इसीलिए बता रहा हूं। और जीएलएस मेथड आप समझते ही हैं, जीएलएस का मतलब होगा कि जब ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू आपको पता होगी, बस आपको क्या करना है, जीएलएस मेथड लगा देना है और पैरामीटर को एस्टिमेट कर लेना है, ठीक है। तो यही 5 मेथड आपको बताएंगे, ठीक है बेटा। तो अब बारी बारी से पहला मेथड